भाजपा मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, समझना चाहेंगे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बिहार चुनाव पर जो है गहन मंथन किया जाएगा, उसकी तैयारी पर विचार किया जाएगा और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीईसी की बैठक होनी है और बिहार चुनाव पर दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ये हो रही है। शैलेंद्र, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस बैठक के? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी दफ्तर पहुंचने के साथ अब शुरू होने जा रही है। बिहार विधानसभा में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो एनडीए की सीट बंटवारा है उसका ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं ने ये सोशल मीडिया पोस्ट करके जानकारी दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में और जनता दल यू वो भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 29 सीट लोजपा जो रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान जिसके मौजूदा नेता हैं, उनकी खाते में गई है और 6 सीटें हम जितिन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें गई हैं। तो सीट समझौता जिसको लेकर 2 दिनों से लगातार चर्चा थी, उसका औपचारिक ऐलान भी हो गया ठीक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कि बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी है। उससे ठीक पहले जो 2 दिनों से कवायद थी सीट बंटवारे को लेकर और ये कहा जा रहा था कि सहमति बन गई है, तो औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है बिहार विधानसभा में एनडीए के नेताओं के द्वारा। हमने देखा है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 29 सीटों पर लोजपा चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 6 और 6 सीटों पर हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये जो कल से चर्चा हो रही थी कि क्या चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी सीट समझौते का अंतिम रूप देगी, तो आज हमने देखा है कि जैसे ही बैठक शुरू हो रही है उससे ठीक पहले सीट बंटवारे का भी ऐलान हो गया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक हो रही है। ठीक है शैलेंद्र, लेकिन देखिए बड़ा सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री चूंकि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, तो अब उम्मीद ऐसी है कि जो अंतिम सूची है, फाइनल जो सूची है बिहार विधानसभा चुनाव की, खासतौर से भाजपा की, अब ऐसे हम उम्मीद करें कि वो सूची सामने आएगी? बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो बिहार विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए हो रही है। हम जानते हैं कि पहले चरण के लिए जिन 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उसके लिए जो नामांकन है वो शुरू हो चुका है और उसकी अंतिम तारीख भी 17 तारीख है। तो उससे पहले एक तरह से देखें कि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी और उसके लिए आज ये बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि पहले चरण के तकरीबन सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज के बाद ये तय कर लिया जाएगा और संभवतः कल या परसों औपचारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा बीजेपी की पहली सूची का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी के दफ्तर में शुरू हो चुकी है। इसमें तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो और साथ ही साथ अन्य जो सदस्य और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के जो नेता, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी के प्रभारी संगठन विनीत तावड़े सहित चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, कई नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखेंगे कि आज ये तय होगा कि जो पहली। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर के ऐलान हो चुका है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जो है वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि लोजपा रामविलास जो है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने
एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है और संगठित और समर्पित एनडीए की बात वो कह रहे हैं। भाजपा 101 सीट, जदयू 101 सीट, लोजपा 29 सीट, रालोमो 6 सीट और हम 6 सीट। तो जिस बात की कवायद चल रही थी पिछले लंबे समय से, विचार विमर्श किया जा रहा था, इस बीच एनडीए ने अपने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। और ये जो तैयारी है, ये तैयारी है बिहार विधानसभा के रण में जीत की तैयारी। आपको बता दें कि इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा के मुख्यालय में, भाजपा कार्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति के जो तमाम सभी सदस्य वो मौजूद हैं। और इन सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा हो चुकी है। एक बार फिर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें भाजपा जो है वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लोजपा रामविलास 29 सीटों पर, जबकि रालोमो और हम जो है वो 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। हालांकि सवाल अब महागठबंधन पर भी उठ रहा है, उसके बीच सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन इस बीच एनडीए ने अपने सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। शैलेंद्र, देखिए सवाल यहां पर यह उठ रहा है क्योंकि देखिए महागठबंधन के बीच की बात करें तो अभी कुछ ठीक से तय नहीं हो पा रहा है। अपनी अपनी चीजों को लेकर के जो तमाम सारे महागठबंधन के दल हैं वो अड़े हुए हैं। इस बीच एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान हो जाना, क्या हम ये माने कि बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये तैयारी की गई है? निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं, जेडीयू हो, हम पार्टी हो जितिन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो और साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी, उसमें सीटों बंटवारे का ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया गया है। हम जानते हैं कि 2 दिनों की जो कवायद थी उसमें कुछ सीटों पर कहा जा रहा था कि पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने जो सूत्र बता रहे थे कि 25 सीट देने की बात कही थी चिराग पासवान की पार्टी को, लेकिन आखिरकार 29 सीटों पर सहमति बनी है एलजेपी के साथ और एलजेपी को 29 सीटें मिली हैं बिहार विधानसभा में चुनाव के लिए 29 सीटें मिली है। इसके साथ ही साथ जो जितिन राम मांझी की पार्टी है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जो 2 सबसे बड़े दल हैं बीजेपी और जेडीयू, वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। 101 सीटों पर बीजेपी और 101 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक ये ऐलान केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक बीजेपी दफ्तर में शुरू हो चुकी है। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज भी जुड़ चुके हैं। राजेश, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा हो जाना, ये क्या संकेत है? देखिए, कहीं ना कहीं एक ये संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल है, जिसका जिक्र लगातार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं बिहार के धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं, वो कर रहे थे। विनोद तावड़े लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एनडीए में सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है। और शायद यही वजह है कि जो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम जो प्रयास किए जा रहे हैं कि एनडीए के सीटों का बंटवारा जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाए। आपने देखा कि कल सुबह 11 बजे जो बैठक शुरू हुई गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, वो बैठक रात 8:30 बजे तक चली और गृह मंत्री लगातार उस बैठक में बैठे रहे। तमाम मुद्दों को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। जो छोटे छोटे दल थे उनको बुलाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, इन लोगों से बुलाकर गृह मंत्री ने बातचीत की। चिराग पासवान से पहले ही बातचीत हो गई थी। संसदीय बोर्ड की कल बैठक भी थी चिराग पासवान की, और ये माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी थोड़े नाराज चल रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को 29 सीटें दी जा रही थी और उनके सीटों की संख्या जो है वो 6-6 थी। इस बात को लेकर नाराजगी थी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक राज्यसभा और एक एमएलसी की भी पेशकश की गई है। जो सूत्र बताते हैं, अभी तक ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी जरूर मिली है। और
कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी कल, लेकिन आज जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ट्वीट किया, फिर उसके बाद संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट किया, अभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी ट्वीट आ गया है कि 101 सीट पर जेडीयू, 101 पर बीजेपी, 29 पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 6 सीटों पर हम और 6 सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली पार्टियों को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। अब ये देखना होगा कि ये सीटें उनके चॉइस की सीटें हैं या फिर उन्हें कोई अन्य सीटें दी गई हैं, जिस बात का जिक्र ऑफ द रिकॉर्ड उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी लगातार कर रहे थे कि चॉइस वाली सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। अब दिलचस्प होगा कि चॉइस वाली सीटें उन्हें मिली या नहीं मिली, यह देखना होगा। बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ओर से जो संकेत दिए गए हैं उसमें यही कोशिश है कि एनडीए पूरी तौर पर एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि बीजेपी जदयू के साथ तालमेल बनाकर और अपने तमाम 3 और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहरा सके, अपने जीत का जो हम कह सकते हैं जो सिलसिला उनका लगातार 20 वर्षों से चलता आ रहा है उसको आगे बढ़ाने की वो कोशिश करें। इसके लिए कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट या संजय कुमार झा का ट्वीट जो है वो काफ़ी एक संदेश देने वाला, संकेत देने वाला ट्वीट हम कह सकते हैं। और अब जबकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर आ गए हैं और तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे की है उन सीटों पर कहीं ना कहीं अंतिम मुहर जो है केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा लगा दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। ठीक है, इस वक्त जो तस्वीर हमारे सभी दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बैठक भाजपा मुख्यालय में शुरू हो चुकी है और अब उम्मीद और इंतजार इस बात का है कि भाजपा जो कि 101 सीटों पर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, संभवतः अपने प्रत्याशियों की सूची की घोषणा इस बैठक में विचार मंथन के बाद हो सकती है। हमारे सहयोगी राजेश राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, देखिए, महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है जब हम बात सियासी संग्राम की करते हैं और किसी भी राज्य के जब विधानसभा चुनाव होते हैं, ऐसे में रणनीति बहुत मायने रखती है, प्रॉपर प्लानिंग जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो सारा कुछ टिका होता है कि आप कितने जोश और कितने उत्साह के साथ इस चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर के एक तरीके से एनडीए ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, क्योंकि यह सवाल यहां पर इसलिए जायज है क्योंकि महागठबंधन के बीच अभी कुछ ठीक से तय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश कार्यकर्ताओं के बीच भी जाता है, ऐसा माना जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया था और महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों से अब तक सीटों का ऐलान नहीं हो रहा था, तो एक कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि उहापोह की स्थिति जो है बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ रही थी। लेकिन एनडीए ने अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के ठीक पहले सीटों का ऐलान कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। और हम पहले भी आपको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कोशिश में है। पहले ये लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड जो है बड़े भाई की भूमिका में बिहार में नजर आएगी और उनके सीटों की संख्या बीजेपी से 1 होगी, जो अब तक नीतीश कुमार करते रहे हैं। लेकिन इस बार संदेश बिल्कुल बराबरी का दिया जा रहा है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने बराबरी का संकेत दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से हम कह सकते हैं कि हमेशा जनता दल यूनाइटेड की सीटें विधानसभा में 1 सीटें जरूर अधिक हुआ करती थी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें अधिक हुआ करती थी। लेकिन इस बार मामला 101 और 101 पर जो है वो आ गया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बराबरी का एक संदेश है। और बीजेपी निश्चित तौर पर यह चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका संपूर्ण जो प्रबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि तमाम सीटों पर एक बेहतरीन जो है वो संयुक्त प्रयास के जरिए परचम लहराया जाए, किला जो है वो फतह किया जाए और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ हैं, हम आपको रूबरू कराते हैं।
शैलेंद्र, क्या लगता है, जो हमेशा देखा जाता था कि नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों के बीच सीटों का 1-2 जो है अंतर होता था। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो बड़े भाई की भूमिका में नजर आते हैं। इस बार क्या मामला समझा जाए कि बराबरी पे? देखो, तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। अगर आप देखें इस विधानसभा चुनाव में जो सीट समझौता हुआ है एनडीए की, पहली बात तो है स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत बेहतर रहा था। आपको याद होगा कि बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, मौजूदा समय में नंबर 1 पार्टी है बिहार में। बावजूद इसके सीट बराबर बराबर दी गई है और नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी यानी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 101 100 से ज़्यादा लड़ेंगे, ये बात कही जा रही थी। दूसरी बात यह है कि लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी को कहा जा रहा था कि 25 के 26 के आसपास सीटें दी जाएगी, यानी बीजेपी और जेडीयू ने अपने कोटे से कुछ सीट उनके लिए छोड़ी है, इसीलिए 29 सीट उनको हो गई है। और हम जितना मांझी को पहले ही 6 सीट दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि उनको 7 सीट मिले, 8 मिले, लेकिन 6 पर सहमति बनी। जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि एमएलसी या इस तरह से राज्यसभा की सीटें, उस पर चर्चा होगी, हालांकि उस पर भी बहुत स्पष्ट नहीं कहा गया है। तो यानी हम और जितना मजी की जो पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, दोनों को बराबर बराबर सीटें दी गई हैं। तो पूरा सम्मान किया गया एनडीए में सहयोगी दलों का और साथ ही साथ सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। तो संकेत दिया गया है कि हम चुनाव समिति की बैठक उससे पहले नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं, उसके ठीक 5 मिनट पहले विनोद तावड़े जो संगठन प्रभारी है उनका ट्वीट आता है, धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी है उनका ट्वीट आता है, फिर संजय झा का ट्वीट आता है। तो यानी सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया। इसका मतलब एक मत से ऐलान हुआ, 2 दिन तक बैठक हुई है। तो देखिए, ये बड़ी बात है पराक्रम की, जिस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी, हालांकि पटना निकलने के पहले उनका ट्वीट आता है कि हम अंतिम दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, उनका साथ हम नहीं छोड़ेंगे जीवन भर। तो कहीं ना कहीं रजामंदी की मुहर जीतन राम मांझी की तरफ से भी लगी हुई है। और अब सब कुछ जो है टकटकी लगाए हुए लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ कि उनका क्या रिएक्शन आता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्हें जब हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें की पेशकश की गई। राजेश, जब हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो हम ये देखते हैं कि किसी भी चुनाव में उतरने से पहले जो होमवर्क है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही गंभीर और विवेचनापूर्ण तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है। एक एक सीट को लेकर के सारे समीकरणों को साध करके उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा वहां पर की जाती है। तो एक तरीके से चुनाव लड़ने को लेकर के जिस तरीके के प्रबंधन की आवश्यकता होती है, हम ये कह सकते हैं कि वो अभूतपूर्व होता है, ताकि वो सुनिश्चित करता है जीत को भी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर काम करती है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए भी बीजेपी जानी जाती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से एक एक सीटों पर लगातार मंथन चला, हमने देखा कि कल 11 बजे बैठक शुरू हुई, रात 8:30 बजे तक चली। गृह मंत्री अमित शाह लगातार जमे रहे, करीब 10 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जेपी नड्डा के आवास पर रहे। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेता थे वो जमे रहे। और बीच में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया। चिराग पासवान से चूंकि बातचीत पहले ही शॉर्ट आउट हो गई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक एक सीटों पर मंथन कर रही है। और कुछ सीटें ऐसे जरूर आएंगी सामने जहां पर कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के प्रत्याशियों का एक्सचेंज भी होगा। उपेंद्र कुशवाहा या फिर मांझी के जो पार्टी के लोग हैं उनका भी एक्सचेंज होगा। तो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश, बिल्कुल ये बात सीखने वाली और समझने वाली भी है, निश्चित तौर पर होगी, ताकि जीत का जो रेट है वो ज्यादा से ज्यादा उभर कर सामने। ठीक है राजेश और शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी आलोक कुमार भी जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिलहाल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा जब हो चुकी है तो पटना में किस तरीके का असर उसका नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम अगर बीजेपी कार्यालय की बात करें तो बीजेपी कार्यालय में काफ़ी वहाँ पर चहल पहल थी और उन लोगों को ये आशा थी कि आज शाम तक किसी भी सूरत में एनडीए के जो अलाइज हैं, बीजेपी के अलावा जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अलावा हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो एक सम्मानजनक समझौता आज शाम तक हो जाएगा और वही हुआ। लेकिन अगर आप देखें कि महागठबंधन में जिस तरीके का अभी पेच चल रहा है, जिस तरीके की अभी जीत चल रही है,
उसमें एक बड़ी खबर उड़कर सामने आ रही है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी दिल्ली तलब किया है। और ये इसलिए तलब किया है कि कांग्रेस 60 से अधिक सीटें चाहती थी, लेकिन आरजेडी और जो अन्य एलाइज हैं वो 50 से भी कम सीटें दे रहे हैं, और इसको लेकर के वहां मंथन होगा दिल्ली में। और ये भी खबर आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। ये सूत्रों की खबर है, इस पर हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अचानक से दिल्ली तलब किया गया है कांग्रेस के नेता, जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये अपने आप में एक आप देख सकते हैं कि जो रणनीति है, एनडीए की जो रणनीति है, बहुत ही खबरें आ रही थी चिराग पासवान को लेकर के, खबरें आ रही थी जीतन राम मांझी को लेकर के कि वो नाराज हैं, खबरें ये उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी आ रही थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से एक रचनात्मक बैठकें हुई, लंबी बैठकें हुई, और लंबी बैठक के बाद एक सम्मानजनक समझौता हुआ है एनडीए की तरफ से। और वही महागठबंधन में आप देख लीजिए कि अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है, और कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक, यानी कि परसों, जब नामांकन के लिए 2 दिन बाकी रह जाएंगे पहले चरण के लिए, तब ये अपने नामों की घोषणा करेंगे या सीट शेयरिंग होगा। और सीट शेयरिंग के बाद उसमें कौन से सीट पे कौन पार्टी लड़ेगी, ये भी एक समस्या होगी महागठबंधन के लिए। तो पहला जो राउंड होता है, उस राउंड में यहाँ पर एनडीए बाजी मारती दिख रही है। और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि प्रशांत किशोर ने 51 सीटों की जो सूची जारी की थी, कल वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 11:30 बजे, और वो दूसरी सूची कल जारी करेंगे। यानी प्रशांत किशोर और बीजेपी की ओर से जो सीट शेयरिंग की बात है वो तय हो गई है, लेकिन एक बड़ा जो कंटेस्ट करने वाला गठबंधन है, महागठबंधन, वो अभी भी संशय की स्थिति में है, उसकी सीट शेयरिंग स्थिति को लेकर के। बड़ा सवाल यही है कुमार आलोक की, देखिए जब हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की, तो उसमें हमने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं, और संभवतः वो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ में बैठक करके कोशिश ऐसी करेंगे कि एक सहमति बने। लेकिन एक तरीके से जब एनडीए उसके पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक चलता है और अपनी सीटों की घोषणा कर देता है, तो माना जाए कि इसका एक प्रतिकूल प्रभाव महागठबंधन और विपक्षी दलों पर पड़ता है। क्योंकि ये देखिए, एक तरीके से मानसिकता का युद्ध भी होता है जब हम विधानसभा चुनाव या किसी भी राज्य के चुनाव की बात करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से ये एनडीए ने सीट शेयरिंग की है और सफलतापूर्वक आपस में सहमति करके ये सीट शेयरिंग की घोषणा की है, उधर अगर हम जाएं, अगर अगेंस्ट में देखें महागठबंधन को, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि संशय की स्थिति बरकरार है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो उन उम्मीदवारों पर पड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें चुनाव जीतना है। कोई भी पार्टी चाहती है, कोई भी गठबंधन चाहता है, या कोई भी प्रत्याशी चाहता है कि हमारी जीत हो, लेकिन इस तरीके की जो उलझन भरी समस्याएं हैं महागठबंधन के आगे, तो वहां एक मोराल जो होता है, कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन होता है, इसके अलावा प्रत्याशियों का मोराल डाउन होता है। मैं आरजेडी कार्यालय में भी गया था, तो वहां पर जो सिटिंग एमएलएस थे और जो प्रत्याशी टिकट पाना चाहते थे पहली बार, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि ये संशय की स्थिति में है। और कार्यकर्ताओं का दाव है कि अगर आप टिकट संभल देते हैं तो वो पटना क्यों रहेंगे, पटना में वो क्यों रहेंगे, दिल्ली क्यों रहेंगे। कांग्रेस के नेता सारे दिल्ली गए हुए, जो प्रत्याशी हैं या जो टिकट मांगने वाले हैं वो सब दिल्ली गए हुए हैं। तो ये एनडीए ने जो पहला राउंड होता है किसी भी चुनाव का या किसी भी दंगल का, तो पहला राउंड एनडीए ने बिल्कुल जीत लिया है, और महागठबंधन को इससे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बाद में अब तैयारी इस बात की भी है कुमार आलोक कि अब जब भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हो रही है, तो ऐसे में अब जब चूंकि 101 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो संभवतः उम्मीदवारों की सूची जो है वो अंतिम रूप उसको दिया जा सके और उसको सार्वजनिक किया जाए, उसकी घोषणा कर दी जाए। तो ये भी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड राउंड में भी बाजी मार सकती है एनडीए और भाजपा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंदरूनी अगर हम बात करें तो चाहे वो लोक जनशक्ति बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो। जीतन राम मांझी बोल रहे, सुन लेते हैं। दूसरे को क्या मिली है तो हमारे अलाकवान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो किसी तरह की शिकवा शिकायत नहीं है कुमार आलोक। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं और बोले कि सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है और हम सभी खुश हैं और जीत की तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतरने
कि पूरी पूरी तैयारी हमने कर ली है। जीतन राम मांझी का जब ये बयान आता है तो जब जो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे वो सारे कयास अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है और वो भी सर्वसहमति से हुआ है। ना मैं वही आपको बता रहा था कि अगर 205 सीटें जब होती है भाजपा और जदयू के बीच बढ़ती है तो बाकी के जो 38 सीट होती है तो 38 सीटों में से 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी जा रही है, तो 26 सीटें एलजेपी को दी जाएगी। तो निश्चित रूप से एलजेपी की जो मांगे थी 30 सीटें 40 सीटों की मांग कर रहे थे और भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन गठबंधन धर्म को तो निभाना होता है और उसी को निभाने की यहाँ पर कवायद करनी थी और उसमें एनडीए सफल हुआ। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग हो गया, जितना सीट मिलना था सारे दलों को मिल गया और अब सीटों का चयन जब होगा, एक किसी सीट पर लोजपा भी दावा करेगी, किसी सीट पर बीजेपी भी दावा करेगी, किसी सीट पर जदयू भी दावा करेगी। इसका भी मैं आपको बता रहा हूं कि सारी पार्टियों ने, जदयू ने भी अपने सारे प्रत्याशी, मान लिया वो 102 उनको सीटें मिली लेकिन वो 140 की तैयारी कर चुके थे, यानी 140 प्रत्याशियों की सूची वो फाइनल सूची अपने पार्टी के अंदर वो रख चुके थे। वही हाल बीजेपी का था और वही हाल लोजपा और अन्य जो जो दल हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का, तो लिस्ट इनका फाइनल है। अब थोड़ी सी टेक्निकल आवश्यकता पड़ेगी, जब साथ में मिलकर बैठेंगे तो उसमें सीटों का चयन भी आसानी से हो जाएगा और ऐसा लगता है कि कल ये सीटों का चयन भी दोपहर तक हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, अब जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ में, तो यही बात निकल करके सामने आई कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव की जब तैयारी करती है तो उनकी जो जमीनी स्तर पर जो रणनीति होती है वो इतनी ज्यादा कारगर और सटीक होती है कि वो जीत सुनिश्चित करने वाली उसके परिणाम निकल के सामने आते हैं। तो आपको लगता है कि किसी भी चुनाव के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जमीनी स्तर पर उसका बेहतर तरीके से सारी रणनीति और समीकरण के साथ उसके बाद आप प्रत्याशी का चयन करें, यह बहुत मायने रखाता है। इसके लिए एक सहमति बहुत ज्यादा जरूरी होती है और यूं कहें कि ग्राउंड लेवल का होमवर्क बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और कहा भी जाता है कि जो संगठन की बात होती है तो वामपंथ और जो बीजेपी है उनका संगठन होता है। बाकी जो दल हैं उनके संगठन इतने कारगर नहीं होते जितने कि बीजेपी के होते। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से, यानी कि आज 5 वर्ष में चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस की हरकतें शुरू हो गई, कांग्रेस एक्टिव हो गया लगातार अचानक। बाकी जो दल है वो भी ऐसे ही करते हैं जो महागठबंधन में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत ही नजदीक से देखता हूं कि कोई भी एमपी अगर है तो आपका काम विकास योजनाओं के साथ साथ जो संगठन के काम है, संगठन पर भी आपको उतनी ही पैनी नजर रखनी होगी और संगठन के लोग जब तक खुश नहीं होंगे, संगठन के लोगों को आप जब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो पार्टी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो संगठन का इतना ख्याल बीजेपी के द्वारा रखा जाता है और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं साल दर साल जितने भी चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लगातार बीजेपी वैसे स्टेट्स में जीत दर्ज की है जहां पर कभी बीजेपी की उपस्थिति रही नहीं थी। आप असम को ले लीजिए, आप त्रिपुरा को ले लीजिए और भी अन्य स्टेट्स को ले लीजिए जहां पर बीजेपी की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन आज वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। तो यही एक जो चीज है वो बीजेपी को बड़ा बनाती है अन्य पार्टियों से। लेकिन इसके साथ साथ जब हम सियासत की बात करें और खास तौर से यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार के जंगल राज पर कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि इतने वर्षों में अब बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि विकास जो है वो एकमात्र रास्ता है आगे बढ़ने का, और उसी विकास के रास्ते को जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है उसको लेकर के एक विश्वास और नीतीश सरकार के जो तमाम सारे प्रयास हैं उसको लेकर के एक भरोसा जो है बिहार की जनता के मन में ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड लेवल पर आप चूंकि पटना में मौजूद हैं तो लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया है। यदि हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो क्या लोगों के मन को टटोल पा रहे हैं बड़े मुद्दे की यदि हम बात करें? देखिए, अगर हम बात करें विकास की बात करें तो विकास ये वो पैमाना है जिस पर नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार सवार है। अगर आप 2005 की बात करें, 2005 के पहले की बात करें, उस दौर की बात करें जब आपको शाम में घर से निकलना मुश्किल था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कहना ही छोड़ दीजिए आप।
स्कूल में बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, स्कूल का भवन नहीं था। इसके अलावा कॉलेजेस की, हायर एजुकेशन की स्थिति वही थी, और इंडस्ट्री का तो नाम ही नहीं लीजिए। लेकिन इन 20 वर्षों में आप देखेंगे, धरातल पे आके देखेंगे तो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, किस तरीके से एजुकेशन की स्थिति में सुधार हुआ है, किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है वो नीतीश और एनडीए सरकार की है कि महिलाओं के बारे में, चाहे स्कूली लड़कियों को जब साइकिल दिया गया था, मुफ्त में साइकिल दिया गया था, पोशाक मुफ्त में दिया गया था, तो उसके बाद अन्य स्टेट्स ने नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार का अनुसरण किया। बहुत सारे स्टेट्स ने ये योजना लागू करनी शुरू कर दी। तो महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास दिया, रिजर्वेशन दिया उन्होंने निकाय चुनाव में 35% से ऊपर। इसके अलावा जो पुलिस की भर्ती है उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। और अभी आपने देखा कि जीविका के तहत जिस तरीके से 10,000 रुपीज हर एक महिलाओं के अकाउंट में डाले गए, इसलिए नहीं कि आपको पॉकेट खर्च दिया गया, पॉकेट खर्च नहीं दिया गया, बल्कि इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होते हैं, स्मॉल स्केल हमारी अर्थव्यवस्था की जान होती है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, छोटे छोटे उद्योग के लिए उन्हें दिया गया 10,000। और बाद में ये भी प्रोत्साहित उन्हें किया गया कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें 2 लाख रुपए का और दिया जाएगा, और रकम उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए दी जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप कह सकते हैं कि जो आधी आबादी है इस पर एनडीए और नीतीश कुमार का जबरदस्त प्रभाव है। वहां पर नीतीश कुमार को और एनडीए को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब फ्लोटिंग वोट है, अब फ्लोटिंग वोट पर एनडीए कितना उस पर नियंत्रण कर पाती है, उसी पर उसकी जीत संभव है या उसकी जीत निर्भर करेगी। ठीक है, हमारे साथ अनंत विजय भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अनंत जी आपका। मैं अनंत जी आपके पास आऊं उसके पहले राजेश, आपसे एक सवाल यहां पर यह बन रहा है, क्योंकि कुमार आलोक जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए अब हम ये समझे कि विकास एक महत्वपूर्ण पैमाना है सत्ता में बने रहने के लिए और किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, क्या ये माना जाए? और ये बात भाजपा ने और नीतीश सरकार ने इस बात को समझी है और अब वही विश्वास जो है वो जनता के बीच में वापस दोबारा लेकर के जा रहे हैं। देखिए, बिहार में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है पराक्रम कि डेवलपमेंट बनाम डेवलपमेंट की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जिस हम कह सकते हैं कि जहां पर एक तरफ कैश क्राइम और कास्ट के लिए जिस बिहार को जाना जाता था, वह बिहार आज डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि सत्ता हो या विपक्ष, महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों जनता से जनादेश डेवलपमेंट के आधार पर मांग रहे हैं। यह बिहार के लिए एक शुभ संकेत है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी 17 महीने के अपने कार्यकाल को गिनाते हैं, कहते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। वहीं पर नीतीश कुमार भी अपने शुरुआती 2005 से लेकर अब तक जो उन्होंने महिलाओं के लिए या फिर राज्य की विधि व्यवस्था के लिए जो काम किए, उसकी चर्चा हमेशा की जाती है। और राज्य में विधि व्यवस्था एक बड़ा सवाल रहा है, जिसको नीतीश कुमार ने रिजॉल्व करने की कोशिश की। सड़कें टूटी हुई थी, उन सड़कों को बनाया गया, और शायद ये वजह थी कि 2005 से 10 का जो कार्यकाल था उसके लिए नीतीश कुमार को याद किया जाता है। और 2010 में जब सरकार चुनाव होता है तो डेवलपमेंट के आधार पर जब नीतीश कुमार सत्ता में दोबारा वापस लौटते हैं तो एक अपार जनादेश के साथ 2006 सीटों के साथ एनडीए वहां पर दोबारा सत्ता में लौटती है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का डेवलपमेंट का एजेंडा जो था वो सबसे बड़ा एजेंडा था, जिस एजेंडे को आज भी नीतीश बढ़ाने में लगे हुए हैं। शायद ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डबल इंजन की जो सरकार बिहार में चल रही है, उसके काम के आधार पर ही नीतीश जनता के बीच होंगे। ठीक है अनंत विजय जी, देखिए अब जब भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिलहाल जारी है, लेकिन उसके ठीक पहले जब एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी, तो कितना व्यापक असर इस निर्णय का आप देखते हैं बिहार के समर के लिहाज से? देखिए शेखावत साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जनता दल यूनाइटेड अब तक बिहार में बड़े भाई की भूमिका में था भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। आज जो घोषणा धर्मेंद्र प्रधान या विनोद तावड़े ने एक्स पर की है, उसके मुताबिक अब दोनों जुड़वा भाई हो गए हैं। जुड़वा भाई का मतलब दोनों 101 सीटें लड़ेंगे जी। चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई हैं। तो ये जितनी प्रकार की आशंकाएं नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर थी, वो सब दूर कर दी गई हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार अगर बनी तो बनेगी।
बाद का भविष्य में क्या होगा यह किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इतना आज इन लोगों ने बहुत बोल्ड फैसला लिया, क्योंकि चिराग पासवान को देखिए, वो लगभग 29-30 सीटें ही मांग रहे थे और उतनी सीटें ही उनको दी गई। इसमें किसी प्रकार का की कोई कटौती नहीं की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अगर 2020 का स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत अधिक था। उस लिहाज से पिछली बार लोजपा रामविलास के एक विधायक जीत पाए थे, जबकि उन्होंने सारे जगहों पे सीट खड़ी की थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर से उन्होंने 5 सीटें लड़ी थी और बिहार में 5 गुना 6, मतलब एक लोकसभा पर 6 विधानसभा की सीटें होती हैं अमूमन, तो वो 30 सीटें मांग रहे थे, उनको 29 सीटें मिली हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो भी बहुत समर्पण भाव से इस चुनाव में जाएंगे और दलितों का, पासवान का, पासियों का ये जो वोट है वो बीजेपी की ओर लाने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत सारी आशंकाएं प्रकट की जा रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट दी गई है और जीतन राम मांझी को, मुझे लगता है इन दोनों की पार्टी की जो वर्तमान बल है उस बल से या उस शक्ति से अधिक इनको टिकट दे दिया गया है। ये 6 सीट पता नहीं डिजर्व करते हैं भी कि नहीं करते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र कितना है, लेकिन चूंकि कुशवाहा वोट को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा का एक प्रतीकात्मक वैल्यू है, लिहाजा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट देने का फैसला किया और जीतन राम मांझी भी 6 सीट मिले उनको। लेकिन अब शेखावत साहब, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी जो चुनाव समिति की बैठक हो गई, जिस ओर आपके एक संवाददाता इशारा भी कर रहे थे कि किस सीट पर कौन, अब मेरी जानकारी है कि जमुई में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शलम मणि त्रिपाठी लगभग महीने भर से जमुई में काम कर रहे हैं। तो जमुई चिराग पासवान के बहनोई का क्षेत्र है और वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिलता है, क्योंकि वहां उन्होंने एक अपने विधायक को महीने भर से लगाया हुआ है, तो इसे बहुत सारी सीटें हैं। हाजीपुर से किसको मिलेगा, कैसे, तो ये रामविलास, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, वो चिराग पासवान, वो ये चाहेंगे कि अच्छी सीटों पर जो आसानी से जीती जा सकी सीटें, वैसी सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि कुछ टफ सीटों पर उनको चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन ये जो 101, 101, 29, 6-6 का फॉर्मूला आया है, ये बहुत दिलचस्प है और इसके बाद जो होगा वो ज्यादा दिलचस्प भी होगा। थोड़े दिनों में अभी बिहार की राजनीति के पत्ते खोलेंगे, महागठबंधन की तरफ से ही लगभग ऐसा ही वहां भी होगा। देखिए वहां क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र, देखिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो जिक्र अनंत विजय कर रहे हैं कि 101, 101, 29, 6-6 का ये जो समीकरण है ये दिलचस्प है और अब जब सबकी नजर होगी कि किस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है, तो आपको लगता है कि जो ट्रैक है वो ट्रैक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत माहिर है। देखिए, पराक्रम, गठबंधन की राजनीति में सब कुछ अपने मन का नहीं होता। कई बार कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कई बार उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है, कई जगह पर दावा छोड़ना पड़ता है। तो ये कौन सीट किसको मिलेगी, जैसे गोविंद नगर पर बहुत रस्सा कच्ची थी, बीजेपी की सीट है, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को एलजेपी वहां से चुनाव लड़ाना चाहती थी। इस तरह की तमाम सीटें हैं, कुछ अदला बदली होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारी जीती सीट या जीतने की संभावना वाली सीट किसी एक दलीय एक सहयोगी को दे दी जाए, क्योंकि चुनाव है, मेहनत सबको करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बड़ा पड़ाव था सीट बंटवारे का, उस पर सहमति बन गई है, औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। मेरी जानकारी है कि सीटवार कल पटना में विनोद तावड़े और तमाम एनडीए के नेताओं की मौजूदगी में हो सकता है कि वो सीटवार भी ऐलान हो जाए कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तीसरी बात जो बात हो रही थी कि जेडीयू ज्यादा पे लड़ती थी एनडीए और बीजेपी कम पे लड़ती थी, अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। स्ट्राइक रेट तो बीजेपी का बहुत अच्छा था, जेडीयू उस लिहाज से उतनी सीटें जीत नहीं पाई थी। बावजूद इसके नीतीश कुमार और जेडीयू के सम्मान में एक तरह से कहे कि बराबर सीटें जेडीयू और बीजेपी को दी गई है। तो बीजेपी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो चेहरा है वो नीतीश कुमार है, जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे का सवाल है। चूंकि इसमें जबरदस्ती ये कहा जाने की कोशिश हो रही थी कि क्या जीतने के बाद नीतीश कुमार ही आगे होंगे या नहीं होंगे, तो वो बात बहुत स्पष्ट पहले आप देखें, पिछले 15-20 दिन पहले तमाम नेताओं ने सीधे तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है। अब आई बात रणनीति की। ये बात बिल्कुल सही है कि एनडीए के पास जो संयोजन है
उसमें तमाम सामाजिक समीकरणों के जो बड़े नेता हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने दिखाई देते हैं जी। तो विनिंग फैक्टर जो होता है, विनेबिलिटी, उस लिहाज से आप देखें तो तमाम जनसमूहों और सामाजिक छत्रपों या सामाजिक समूहों का समर्थन एनडीए के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो वोटों में तब्दील होता है तो एनडीए को बड़ी जीत हासिल हो सकती है, ये दावा बीजेपी के नेता करते हैं। लेकिन चुनाव में और सब गणित चलती है, उम्मीदवार फैक्टर चलता है। हमारी जो जानकारी है कि बीजेपी बहुत ज्यादा उम्मीदवारों के, जीते हुए उम्मीदवारों के टिकट काटने नहीं जा रही है, क्योंकि आप पिछले 3 चुनाव से देखें तो सिलसिलेवार तरीके से सिलसिला आगे बढ़ा है। तो नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, लेकिन सीमित तौर पर, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं, पार्टी का जो फीडबैक है उसमें से अधिकांश की जो लोकप्रियता है वो बरकरार है। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं, ना सरकार के खिलाफ ना अधिकांश विधायकों के खिलाफ। तो ये कहा जा रहा है कि 20% के आसपास टिकट कटेंगे, वहां पर नए चेहरे या कुछ अदला बदली वो मौका दिया जाएगा। कुछ लोगों के चुनाव क्षेत्र बदले जा सकते हैं। तो अब ये बात होगी कि कितने नए चेहरे आते हैं, कितने मौजूदा विधायकों के टिकट कटते हैं, और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनमें से कितने रिपीट किए जाते हैं, नए चेहरे दिए जाते हैं। तो देखिए, बिहार के सियासी संग्राम में एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक मारती हुई पहले दौर में एनडीए नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए ने सीट शेयरिंग की जो घोषणा है वो कर दी है और फिलहाल भाजपा मुख्यालय में बैठक चल रही है। राजेश, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय अब खत्म है हमारे पास में, बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। सबसे जो बड़ी बात है पराक्रम की, वैसे उम्मीदवार जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रह गए, मामूली अंतराल से वो चुनाव हार गए, उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चाहते हैं कि युवाओं को सियासत में आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि बिहार में क्या युवाओं को मौका मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन बीजेपी उस पर होमवर्क जरूर कर रही है कि कुछ नए चेहरों को और महिलाओं को बड़े पैमाने पर मैदान में उतारा जाए। क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक जो है संसद से पारित हो चुका है, तो निश्चित तौर पर बिहार नजीर बनना चाहेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत विजय जी, कुमार आलोक और राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा को भी यही विराम देते हैं और समाचार में हम ये कहना चाहेंगे कि अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।